ही का तमाम ये कंबोज माल है, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका हफ्ते के पहले मनी सेंट्रल में। आज का मनी सेंट्रल खूब सारी खबरों के साथ है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें, बाजार से खबरें, LIC से खबरें, कॉर्पोरेट जगत से खबरें, तमाम खबरें आज इस शो का हिस्सा हैं। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमन तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और इस शो में खास ये भी है कि आज हम फिर एक बार नए सेट से, नए स्टूडियो से आपके साथ जुड़े हैं। रोजाना हम आपके साथ इसी स्टूडियो से जुड़ा करेंगे, लेकिन आज इस शो में खबरें कौन सी हैं, कौन सी वो खबरें हैं जिन पर आज विश्लेषण होगा, जानने के लिए आप देखिए ये ऑन द शो। शुरुआत करेंगे मनरेगा की बढ़ी मजदूरी से, लेकिन क्या ये बढ़ोतरी पर्याप्त है, ये जानेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्यों महंगा होगा तंबाकू और पान मसाला। सामने आया LIC का निवेश प्लान। अगले साल के लिए LIC का निवेश प्लान सामने आ गया है। क्यों महंगी हो रही बिजली, चीन आरामको डील के क्या है मायने। एक बड़ी डील हुई है, आरामको चीन में रिफाइनरी लगाने जा रही है। कितनी क्षमता की रिफाइनरी है, क्या इसके मतलब हैं राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, ये समझेंगे। और मुसीबत से निपटने के लिए बैंक कैसे करेंगे तैयारी। ये तमाम खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत मनरेगा के साथ। अप्रैल से देश में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ जाएगी। इसमें एक बढ़ोतरी की गई है। हालांकि दिहाड़ी मजदूरी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ये बढ़ोतरी के बाद भी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। राजस्थान में मनरेगा की दिहाड़ी में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है, करीब 10% के आसपास की, और सबसे कम बढ़ोतरी जो की गई है वो गोवा में की गई है, जो 2% के आसपास की है। सर, पहला सवाल तो ये क्या ये बढ़ोतरी पर्याप्त है, और दूसरी बात ये कि अलग अलग राज्यों में जो स्थिति है वो क्या है। मनरेगा की मजदूरी में बढ़ोतरी प्रस्तावित थी। हालांकि जैसा शुभम ने बताया कि बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप अलग अलग राज्यों के तौर से देखें तो बढ़ोतरी 7 रुपये से 26 रुपये प्रतिदिन के आधार पर है। अभी हाल में ही पिछले हफ्ते ही केंद्र सरकार का जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसने मनरेगा को लेकर नए वेजेस को, नई दरों को या दिहाड़ी को, वेतन नई दरों को नोटिफाई किया है। अब यहाँ सरकार के सामने बड़ी दुविधा ये है, जिस पर हम लगातार चर्चा करते रहे, कि सरकार मनरेगा में, जो कि डिमांड आधारित स्कीम है, मानती है कि व्यवस्था में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए गांव में मनरेगा के जॉब की मांग कम होनी चाहिए। हालांकि फरवरी तक के आंकड़ों के मुताबिक जॉब की मांग कम नहीं हो रही है। रोजगार मांगने वाले मनरेगा में बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से हरियाणा में जो मनरेगा की मजदूरी की दर है वो करीब 357 रुपये प्रतिदिन के आधार पर होगी, जो शायद जो कि 331 रुपये से ज़्यादा होगी। जबकि राजस्थान में प्रतिशत के अंक तौर पर सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है, 255 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी हो रही, जो 231 रुपये थी। जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ केवल 2 रुपये या 3 रुपये की बढ़ोतरी हो रही। पर्याप्त होने का सवाल हमेशा है, क्योंकि मनरेगा की मजदूरी को इस हिसाब से भी और महत्वपूर्ण शुभम माना जाता है कि ग्रामीण इलाकों में आमतौर पर जो बेंचमार्क वेजेस हैं, बाकी कामों के लिए दिए जाने वाले जो श्रम आधारित काम हैं, जो कि गैर सरकारी काम है, मकान बनाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, उनमें भी कहीं ना कहीं मनरेगा की मजदूरी एक आधार बनती है। ये माना जाता है कि मनरेगा की मजदूरी की दर के आधार पर ही बाकी बाजार जो लेबर मार्केट है वो दरें तय करता है। और यहाँ उतनी बड़ी बढ़ोतरी हमें नहीं दिखाई दे रही, तो इसका असर हमें गाँव में मिलने वाली बाकी मजदूरी पर भी पड़ेगा। हालांकि गाँव में मजदूरी मांग और आपूर्ति पर आधारित होती है। कुछ इलाकों में मजदूरों की कमी के कारण मजदूरी बढ़ने की संभावना दिखती है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखना जरूरी है कि अब गांव में मजदूरों की मांग भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि हम रबी के हार्वेस्ट सीजन की तरफ जा रहे हैं और अब रबी की कटाई शुरू होगी, इसलिए मजदूरों की मांग ग्रामीण इलाकों में बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने फाइनेंस बिल में एक बड़ा बदलाव किया। बदलाव तो कई किए, हमने आपको शुक्रवार को ही बताया था, डेट म्यूचुअल फंड का जो बदलाव था, शेयर बाजार का जो बदलाव था, लेकिन एक बदलाव हुआ जो तंबाकू और पान मसाले के बाजार को प्रभावित करेगा। इस बदलाव के बाद ये दोनों ही चीज़ें महंगी हो जाएंगी। हुआ ये कि अधिकतम GST सेस की कैपिंग की गई है और पान मसाला पे अधिकतम GST सेस कंपनसेशन MRP पर वसूला जाएगा। सर, कैसे काम करेगी ये पूरी व्यवस्था। शुभम, जीएसटी काउंसिल पिछले करीब 1 साल से पान मसाला, गुटखा और तंबाकू उद्योगों पर टैक्स कैसे लगाया जाए इसे लेकर काफ़ी असमंजस में थी और कई बैठकों में इस पर चर्चा की थी। जो प्रारंभिक व्यवस्था थी उसके हिसाब से जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होती है उत्पादक की, तंबाकू और पान मसाला बनाने वाले की, उस कैपेसिटी के आधार पर टैक्स लगाया जाता था और इसमें ज़बरदस्त टैक्स चोरी पाई गई थी। सरकार की तरफ से भी और सरकारी विभागों की तरफ से भी माना गया था कि ये प्रक्रिया व्यवस्था चलने लायक नहीं है। जीएसटी काउंसिल ने इस पर विचार किया था। फिर इसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी 2021 में मई में, जिसकी अध्यक्षता उड़ीसा के वित्त मंत्री को दी गई थी, निरंजन पुजारी को। इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर
पान मसाला, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर टैक्स का पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया गया है और ये ढांचा अब वित्त विधेयक में शामिल किया गया और वित्त विधेयक के साथ लागू हो रहा है। इस समय जो पान मसाला और तंबाकू उद्योग हैं शुभम, उन पे 28% का हाईएस्ट टैक्स रेट लगता है क्योंकि नॉन मेरिट गुड्स हैं और उसके ऊपर एक कंपेंसेशन सेस भी लगाया जाता है और कंपेंसेशन सेस की दर पान मसाले पर 135% है और बाकी जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उस पर 290% है, यानी कि सबसे हाईएस्ट कंपेंसेशन दर के आधार पर होता है। पर जो नई ढांचा हमारे सामने खुला है, जो सरकार के वित्त विधेयक में दिया गया है, उस हिसाब से अब पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, जो उनका मैक्सिमम खुदरा मूल्य है, उसके आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। उनका 51% अधिकतम टैक्स लगाया जाएगा खुदरा मूल्य पर, यानी मान लीजिए कोई पान मसाले का पाउच अगर 10 रुपये का है तो उसके 51% के आधार पर उस पर टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा इसमें टोबैको प्रोडक्ट्स बाकी भी शामिल हैं और बाकी जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनके 100% रिटेल प्राइस पर लगाया जाएगा, यानी कि जो अन्य टोबैको उत्पाद हैं पान मसाले से अलग, उनके 100% के खुदरा मूल्य के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। और इसके अलावा जो सेस है टोबैको प्रोडक्ट्स पर, वो करीब 290% एड वैलोरम ड्यूटी, जो उनकी मूल्यानुसार ड्यूटी है, जिसमें खासतौर से सिगरेट और बाकी उत्पाद हैं, उन्हें शामिल किया गया। पर रेट्स क्या होंगे अलग से, ये बाद में जीएसटी काउंसिल तय करेगी। और इसका सीधा असर जो होगा बाजार में वो दो तरह से होगा। एक तो सरकार इसके जरिए तंबाकू और पान मसाला उत्पादों को महंगा करना चाहती है, तो तंबाकू और पान मसाले की दरें आने वाले समय में तेजी से बढ़ेंगी क्योंकि अब खुदरा मूल्य के आधार पर टैक्स लगाया जा रहा है और टैक्स की दरों को हालांकि कैप किया गया है, लेकिन प्रभावी रूप से ये टैक्स पिछली व्यवस्था से कहीं ज़्यादा होगा और सरकार का लक्ष्य यह भी होगा कि इस व्यवस्था के तहत जो टैक्स की चोरी है उसे रोका जा सके। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट के एक खास फैसले से जुड़ी। बैंक अब किसी भी कर्जदार को मनमर्जी से फ्रॉड घोषित नहीं कर पाएंगे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि बैंकों की तरफ से किसी भी कर्जदार को फ्रॉड घोषित करने से पहले उसका पक्ष सुनना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बैंकों को आरबीआई का निर्देश मानने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े एक मामले में यह फैसला सुनाया है। सर, क्या कहता है ये आदेश और ये आया क्यों? फ्रॉड घोषित करना या किसी के खाते में फ्रॉड घोषित करना बैंकों की तरफ से एक बड़ा फैसला होता है और ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है शुभम कि इस फ्रॉड घोषित होने के बाद जो खाता धारक है उसके लिए कई सारी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, उसे बाकी कहीं से इंस्टीट्यूशनल फिनांस नहीं मिल सकता है और उसके खिलाफ तमाम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी शुरू होती हैं। और ये फैसला बैंक अपने हिसाब से कर लेते थे। 2016 का एक मास्टर सर्कुलर था आरबीआई का, उस सर्कुलर के आधार पर बैंक तय कर लेते थे कि इस अकाउंट में फ्रॉड हुआ और उन्होंने उसको फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया और अचानक वो आपराधिक जांच की और तमाम कानूनों की श्रेणी में आ जाता था, जो सामान्य रूप से बैंकिंग व्यवस्था के तहत तो न्याय के तहत सही नहीं था। किस्सा शुरू हुआ था तेलंगाना के 2020 के फैसले से। तेलंगाना हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी गई थी और ये कहा गया था कि बैंकों को यह कैसे अधिकार हो गया कि वो किसी को फ्रॉड अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दें और उसके खिलाफ सारी आपराधिक प्रक्रिया और जांच प्रक्रिया शुरू हो जाए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस आदेश का क्रियान्वयन रोका था, जिसके खिलाफ एसबीआई सुप्रीम कोर्ट गया था और आरबीआई भी सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने बेहद महत्वपूर्ण फैसले में तेलंगाना हाई कोर्ट के इस आदेश को बरकरार रखा है और ये कहा है कि किसी भी बैंक खाते में फ्रॉड या उसे फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर करने से पहले बैंकों को उस व्यक्ति को सुनवाई का मौका ज़रूर देना होगा जिसके खाते में ये फ्रॉड डिक्लेयर किया गया है। इससे बैंकों को बड़ा झटका लगेगा और उनके अधिकार किसी भी अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने के सीमित हो गए हैं। इसकी प्रक्रिया रिजर्व बैंक बाद में तय करेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। उस सुनवाई कैसे होगी, उस सुनवाई के आधार पर उस व्यक्ति के पक्ष को कैसे सुना जाएगा, इस मामले में रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश आएंगे। लेकिन इससे ये आरबीआई का जो 2016 का एक सर्कुलर था जिसमें बैंकों को काफ़ी ताकत दी गई थी, वो ताकत अब कुछ कम हो गई है। म्यूचुअल फंड की डेट स्कीम को लेकर मिलने वाली टैक्स रियायत खत्म होने से पहले म्यूचुअल फंड का पूरा प्रयास यह है कि डेट स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को आकर्षित किया जा सके। इस स्कीम पर टैक्स रियायत 31 मार्च के बाद खत्म हो जाएगी। ऐसे में म्यूचुअल फंड 31 मार्च से पहले ज़्यादा निवेशकों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि टैक्स रियायत खत्म होने के बाद निवेशक का रुझान जो है वो डेट फंड की जगह दूसरे निवेश विकल्पों में बढ़ेगा। वैश्विक निवेश के लिए जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो सकते हैं
बैंक एफडी हो सकती हैं, ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। सर, कितना असर पड़ेगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे इस फैसले का? 2 दिन के भीतर बाजार में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने इस फैसले का असर पचा लिया है। अब आंकड़े भी स्पष्ट होकर सामने आने लगे हैं कि इसका असर कितना होगा। पहली चीज़ तो ये कि पूरा फैसला 2023 अप्रैल 2023 से लागू होगा, यानी बैंकों की म्यूचुअल फंड्स की कोशिश है कि उससे पहले इस कानून की सुविधा के दायरे में जितना अधिकतम निवेश जुटाया जा सके वो जुटा लिया जाए, क्योंकि इसके बाद फिर ये सुविधा बंद हो जाएगी और इसका असर काफ़ी बड़ा गहरा असर डेट म्यूचुअल फंड पर पड़ेगा। शो में आंकड़े देखने की कोशिश कर रहा था कि भारत की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें जो नॉन लिक्विड डेट फंड्स हैं उनका हिस्सा करीब 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। जो 19% जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है म्यूचुअल फंड में, उसमें करीब 8 लाख करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट नॉन लिक्विड डेट फंड के अंडर में आती है, जिन्हें इस फैसले का सीधा असर पड़ेगा। उन्हें अब इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा और उन्हें उनके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस वाले नियम लागू होंगे। इसके अलावा जो लिक्विड म्यूचुअल फंड हैं करीब 6.6 लाख करोड़ रुपए के, उन पर इसका असर वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी वो लिक्विड म्यूचुअल फंड है और वो शॉर्ट टर्म के टैक्सेशन के दायरे में आते हैं। अब बाजार में एक दूसरे तरीके की चर्चा शुरू हुई है, जिसका असर हमें आने वाले समय में बाजार में उत्पादों की मांग के आधार पर दिखाई देगा। ये माना जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस को, LIC को इसका फ़ायदा मिलने लगेगा, बीमा कंपनियों को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उनके बारे में टैक्स ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया, उनका स्टेटस को अभी भी मेंटेन रखा गया है। तो ऐसा हो सकता है कि सेविंग्स डेट म्यूचुअल फंड से मूव करें अब इंश्योरेंस प्लान्स में, खासतौर से जो ऐसे इंश्योरेंस प्लान हैं जहाँ पर आप थोड़े सीमित अवधि के लिए निवेश करके बीमा का फ़ायदा ले सकते हैं। हालांकि पता नहीं कि सरकार इस नियम को आने वाले समय तक रखेगी कि नहीं रखेगी। बैंकों पर भी थोड़ा फ़ायदा मिलने की संभावना है। जैसा शुभम ने आपको बताया कि जब FD और डेट म्यूचुअल फंड दोनों एक ही जैसी स्थिति में आ गए हैं, तो इस समय प्रत्यक्ष रूप से बैंकों में FD पर ज़्यादा रिटर्न उपलब्ध है डेट म्यूचुअल फंड की तुलना में, और बाजार से में बेहतर रिटर्न मिल रहा है, तो बैंकों को थोड़ा सा ज़्यादा बचत जुटाने में अपने FD में मदद मिलेगी। NBFCs के ऊपर भी इस फैसले का असर पड़ेगा, क्योंकि वो उनको एक बड़ा हिस्सा उनके फंडिंग का म्यूचुअल फंड से आता है, और डेट म्यूचुअल फंड उनमें निवेश करते हैं या उनके बॉन्ड्स में, CP में निवेश करते हैं। तो कुल ये फैसला पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के उभरते क्षेत्र को हिला देने वाला है। आने वाले समय में बीमा और FD में कितनी बढ़त होगी इसके आंकड़ों का हमें इंतजार है। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए निवेश योजना तैयार कर ली है। पूरे वित्त वर्ष के दौरान अलग अलग निवेश विकल्पों में LIC कुल 2,40,000 करोड़ रुपए लगाएगी। इनमें से कुछ पैसा शेयर बाजार में भी लगेगा, वहाँ की लिस्टेड कंपनियों में भी निवेश जाएगा। इनमें कुछ पैसा शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी में लगाया जाएगा। हालांकि रिपोर्ट्स में कहा गया है कि LIC की तरफ से शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में होने वाले निवेश पर कैपिंग हो सकती है। सर, ये कैपिंग की बातें क्यों चल रही हैं? शुभम, ये जो प्लान LIC ने डिक्लेयर किया है, इसके जो विस्तृत ब्यौरे हमें मिल रहे हैं उस हिसाब से LIC करीब लिस्टेड कंपनीज़ में इस 2.4 लाख करोड़ रुपए में से 35% हिस्सा इसका लिस्टेड कंपनीज़ में लगाएगी, जो 80,000 से 85,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा। यानी आप ये समझ सकते हैं कि एक मुश्त लगभग 85,000 करोड़ रुपए का निवेश इस साल LIC की तरफ से शेयर बाजार में किया जाएगा, और इस तरह से शेयर बाजार में LIC अपने तरीके की सबसे बड़ी वित्तीय निवेशक बनकर सामने आएगी, जो हमेशा बनी रही है। पर यहाँ एक पेंच ये कि LIC की तरफ से संकेत दिया गया कि वो इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश की अपनी एक सीमा तय करेगी, उसकी कैपिंग करेगी। यह अडानी का असर है। अडानी के शेयरों में हुए बड़े नुकसान के बाद LIC को काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। LIC ने अडानी समूह से बात की थी, आश्वस्त होने की कोशिश की थी, नुकसान काफ़ी हुआ LIC को, बाद में शेयरों की कीमत गिरी, और शायद उससे सबक लेकर LIC की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि वो किसी भी एक कंपनी में इक्विटी का एक्सपोजर कितना लिया जाए और बाजार में कितना निवेश किया जाए, इक्विटी में निवेश किया जाए, इसकी सीमा तय करेगी, और सीमा तय करना ज़रूरी और बेहतर भी है। इससे भारत में सबसे बड़ी बीमा कंपनी के प्रति लोगों का भरोसा और पारदर्शिता बढ़ेगी। और चूंकि अब बीमा कंपनी ही नहीं है, वो उसके शेयर भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, यानी दो तरीके के भरोसे को बनाए रखने की जिम्मेदारी LIC पर है, शेयरधारकों का भरोसा भी और निवेशकों का, जिन्होंने बीमा ले रखा है उनका भी भरोसा भी। तो शायद LIC इस व्यवस्था में है जिसमें कि इक्विटी निवेश में किसी कंपनी में अधिकतम कितना निवेश किया जाए, डेट मार्केट में कितना निवेश किया जाए, इसके नियम तय करेगी। ये नियम देखना दिलचस्प होगा। ग्लोबल बैंकिंग संकट और बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता की वजह से भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली बढ़ने लगी है। बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की नेट शॉर्ट पोजीशन 5 साल के ऊपरी स्तर पर है। शॉर्ट पोजीशन मतलब कि बिकवाली के जो सौदे खड़े हैं, जो ओपन इंटरेस्ट है पुट्स में, वो लगातार बढ़ रहा है। हाल में FPI की नेट शॉर्ट पोजीशन का आंकड़ा 2.16 लाख दर्ज किया गया, जो 5 साल के औसत
1 लाख के मुकाबले 2 गुने से भी ज़्यादा है। इस साल 24 मार्च तक शेयर बाजार में एफपीआई 26,913 करोड़ रुपए के शेयर बेच चुके हैं। सर, क्या बता रहा है ये आंकड़ा? शॉर्ट पोजीशन इस बात की तरफ इशारा करती है शुभम की बाजार को लेकर विदेशी निवेशक बियरिश हैं, यानी उन्हें मंदी की संभावना। और ये बड़ा संकेत है। ये संकेत खासतौर से उन निवेशकों के लिए है जो बाजार में करीब से या नियमित ट्रेडिंग करते हैं। बाजार में तमाम तरीके की चिंताएं और आशंकाएं तैर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लेकर, बैंकिंग संकट को लेकर, भारतीय अर्थव्यवस्था में की विकास दर में गिरावट को लेकर। अगर आप आंकड़ों को करीब से देखें, हम चार्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो एफपीआई की जो लॉन्ग पोजीशंस हैं, लॉन्ग पोजीशन का मतलब ये है कि जहां एफपीआईज को या विदेशी निवेशकों को उम्मीद है कि बाजार बढ़ता रहेगा, और ये पोजीशंस इंडेक्स फ्यूचर्स में बनाई गई हैं, यानी ये पूरे इंडेक्स का जो डेरिवेटिव है सेगमेंट है, जहां से आपको मोटे तौर पर बाजार के जाने की दिशा मिलती है। एक किस्म का इंडेक्स फ्यूचर्स बाजार किस तरफ जाएगा, निवेशक ऐसा सोचते हैं, इस किस्म का एक वेदर कॉक जैसे होते हैं, आपको बताते हैं कि बाजार किस दिशा में जाएगा। लॉन्ग पोजीशन 24 मार्च 2023 को केवल 33,280 पर घटकर आ गई, जो कि पिछले 5 साल में एवरेज 93,000 के आसपास थी। यानी इतनी पोजीशंस, इतने सौदे इंडेक्स फ्यूचर्स में एफपीआईज ने खड़े कर रखे थे। अब ये जबकि शॉर्ट पोजीशन का नंबर जो हमने बताया 2,16,000 हो गया है, गिरकर नीचे आ गया। ये इस बात का संकेत है कि बाजार को में आने वाले समय में गिरावट की संभावना एफपीआई ज़्यादा देख रहे हैं, और इसलिए उन्होंने अब बाजार में गिरावट पर दांव लगा रखा है। इसे संकेत पकड़िए और आप भी सतर्क रहिए, क्योंकि बाजार में वॉलेटिलिटी और उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना है। कम से कम विदेशी निवेशक की इंडेक्स की फ्यूचर पोजीशन तो इसी बात की तरफ इशारा करती है। गर्मियां शुरू होने के साथ ही महंगी बिजली के झटके भी लगना शुरू हो गए। देश के कुछ राज्यों में बिजली की दरें बढ़ गई हैं और कुछ राज्यों में इसकी तैयारी है। पिछले हफ्ते बिहार के बिजली नियामक आयोग यानी बीईआरसी ने बिजली की दरों में 24% से ज़्यादा की बढ़ोतरी का आदेश दिया। उधर राजस्थान में भी बिजली दरें बढ़ाने की तैयारी हो रही है। सर, क्यों महंगी होने लगी गर्मी शुरू होते ही बिजली? बिहार की तरफ से बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो गई। राजस्थान में माना जा रहा है कि अप्रैल में 150 से 600 रुपये तक के बिल बिजली के बढ़ सकते हैं। हम लोगों ने अपने मनी सेंट्रल में पिछले दिनों में चर्चा में बताया भी था कि बिजली गर्मी आने के साथ 2 तरीके की चुनौतियां बिजली घरों के सामने हैं। एक तो कोयले को लेकर और उनकी बकायेदारी लगातार बनी हुई है, और डिस्कॉम्स के पास घाटे बहुत ज़्यादा हैं। केंद्र सरकार की तरफ से भी दबाव है कि उन्हें मिलने वाली सहायता या मदद, या बैंकों से मिलने वाली मदद तब मिलेगी जब उनको अपने घाटे कम करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ जो एनर्जी कंपनियाँ, जो बिजली पैदा करने वाली कंपनियाँ, बनाने वाली कंपनियाँ हैं, वो अपनी वसूली के लिए दबाव बना रही हैं, और इसलिए गर्मी शुरू होते ही एक तरफ बिजली की कटौती बढ़ रही है और दूसरी तरफ बिजली बिलों में बढ़ोतरी हो चुकी है। 2 बड़े राज्यों ने, बिहार की तरफ से बढ़ोतरी हो गई है, राजस्थान की तरफ से बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि अन्य राज्यों के भी जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, यानी बिजली नियामक आयोग है, उन्होंने दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर विचार करना शुरू कर दिया है। तो इस गर्मी में बिजली पूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर बिजली महंगी मिलेगी, इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही है। सऊदी अरब की ऑयल कंपनी अरामको ने चीन में ऑयल रिफाइनरी स्थापित करने के लिए चीन की सरकार के साथ डील की है। $12.2 अरब की इस डील के जरिए चीन में ऑयल रिफाइनरी स्थापित की जाएगी, जिसकी रोजाना रिफाइनिंग क्षमता 3 लाख बैरल तेल की होगी। इस डील को चीन की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। सर, क्या बता रही है ये डील? ये बड़ी डील है, और सऊदी अरब और चीन के बीच के रिश्ते खासतौर से एनर्जी सेक्टर में कई तरह से कई नए तरीके के आयाम ले रहे हैं, और दुनिया के लिए चौंकाने वाली डील भी है। अरामको ने भारत में भी निवेश किया है, रिलायंस में, पर अरामको लिन्यांग प्रोविंस में एक बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लगाने जा रही है चीन की कंपनियों के साथ, चीन के साथ जो कि चाइना का उत्तर पूर्वी इलाका है, और वहाँ अरामको का ये बड़ा निवेश है। हमें पता है कि अरामको दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी है, और चीन के साथ रिश्तों के साथ पहली बार अरामको चाइना में सीधे निवेश के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय होने वाली है। अगर आप तार जोड़ने की कोशिश करें तो कुछ महीने पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे। रियाद में उन्होंने ये कहा था कि सऊदी ऑयल की ट्रेडिंग युआन में हो सकती है, उसके लिए उन्होंने शंघाई के ऑयल ट्रेड के कमोडिटी मार्केट को ओपन किया था। ये भी तय हुआ था कि चीन और सऊदी अरब एक दूसरे से युआन और दिरहम में ट्रेड करेंगे, यानी वो अपने तेल का भुगतान करेंगे, और अब सऊदी अरामको का बड़ा निवेश चीन में होने जा रहा है, और इसके जरिए सऊदी अरामको चीन को बेस बनाकर अपने तेल का और अपने तेल उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं भी तलाशेगी। स्विट्जरलैंड के बड़े बैंक क्रेडिट स्विस के असफल होने को लेकर बैंक के प्रबंधन पर गाज गिर सकती है। स्विट्जरलैंड का बैंकिंग रेगुलेटर बैंक के असफल होने को लेकर जांच करने जा रहा है। जांच के दौरान पता किया जाएगा कि किन वजहों से बैंक दरअसल असफल हुआ, और उसमें बैंक प्रबंधन की क्या भूमिका थी। जरूरी हुआ तो बैंक के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है। सर, क्या शक क्या है नियामक को?
स्विट्जरलैंड की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल है, तूफान है। शेयर बाजार में तो तूफान थम गया है क्योंकि वहाँ के नियामकों और सरकार ने आखिरी की मौके पर पूरी जद्दोजहद के साथ यूबीएस को सस्ते में कौड़ियों के भाव में क्रेडिट स्विस को खरीदने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड के इतिहास का सबसे बड़ा बैंक है, लोगों का उससे बहुत जुड़ाव है। तो अब वहाँ की राजनीति में काफ़ी सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल ये उठ रहे हैं कि वहाँ के राजनेताओं ने और आम लोगों ने स्विट्जरलैंड के जो रेगुलेटरी एजेंसी है जिसका नाम फिनमा है, उस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि आखिर वो क्या कर रहा था पिछले 1 साल से इस बैंक को देखने के लिए। इस बैंक में समस्याएं चल रही थी, उनमें दखल क्यों नहीं दिया गया और इस वजह से स्विट्जरलैंड के का एक इतना बड़ा बैंक कोलैप्स कर गया और उसे यूबीएस को खरीदने के लिए कहा गया, खरीदने के लिए मजबूर करना पड़ा। तो अब फिनमा ने अपनी तरफ से क्रेडिट स्विस के कामकाज की समीक्षा या जाँच करनी शुरू कर दी। हालांकि फिनमा के पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे अधिकार नहीं है, यानी वो इस तरीके की एजेंसी नहीं जो कानून लागू कर सके। लेकिन पहली बार कई दशकों में पहली बार स्विट्जरलैंड के बैंकिंग उद्योग में इस तरीके का तूफान खड़ा हुआ है, जहां फिनमा की शुरुआती पड़ताल की तैयारी इस तरफ इशारा कर रही है कि क्रेडिट स्विस के बैंक के पूरे मैनेजमेंट में अपारदर्शिता थी। कई तरीके के गलत फैसले लिए गए वेल्थ मैनेजमेंट में, इन्वेस्टमेंट डिवीज़न में, और सबसे बड़ा मामला तो जहां से क्रेडिट स्विस की समस्या शुरू हुई वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसना था, जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में क्रेडिट स्विस बैंक फंसा था। इस जाँच से हमें कुछ और नई जानकारियाँ मिलेंगी ऐसा लगता है। और यूबीएस भी ये चाह रहा है, यूबीएस की तरफ से भी चाह रहा है, अपेक्षा की गई है कि नियामक क्रेडिट स्विस के भीतर क्या हुआ है इसके बारे में लोगों को सामने लेकर आए जांच करके। चलिए अब रुख करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर का। वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे बैंकिंग संकट को देखते हुए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक और आर्थिक संस्थाएं सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। आईएमएफ चीफ ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिरता को लेकर संकट बढ़ा है, ऐसे में निगरानी रखने की जरूरत है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने भी कहा कि कर्ज संकट की वजह से बैंकिंग व्यवस्था पर दबाव है। इधर भारत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते सरकारी बैंक प्रमुखों के साथ मुलाकात की। सरकारी बैंकों से कहा कि बैंकिंग कारोबार में जहां भी खामी दिख रही है उसे सामने रखें और अलर्ट रहें। बैठक के दौरान बैंकों ने सरकार को आश्वस्त किया कि सभी वित्तीय पैमानों पर बैंकिंग कारोबार फिलहाल स्थिर है। सरकारी बैंकों के सामने कारोबार को लेकर जो प्रमुख चुनौतियां हैं उनके बारे में बैंक इसी हफ्ते सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगा। सर क्या क्या बताएगा सर बैंक इस रिपोर्ट में? शुभम, ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है इस संदर्भ में कि हम 15 दिन पहले तक भारत के नियामकों की तरफ से सब कुछ ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है जैसे बयान आते देख रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे परिस्थितियां भीतर जा रही हैं, और हमने एक मनी सेंट्रल में हम इशारा करेंगे आपको, अगर आप रेगुलर दर्शक हैं तो आप उस मनी सेंट्रल में जाकर देख सकते हैं कि कई ऐसी दरारें थीं जहाँ से दरारों से चुनौती निकलना शुरू होती है भारत के बैंकिंग सेक्टर में। और इसलिए वित्त मंत्री को सीधे बैंकों से उनके संकट का, उनकी क्राइसिस का हिसाब मांगना पड़ा है। और ये काम पहली बार, अपने तरह से पहली बार हो रहा है जिसमें सरकार को बैंक रिपोर्ट देंगे। और इस रिपोर्ट में क्या बताएंगे, ऐसी 3-4 चीज़ों के संकेत हमें इस बैठक से मिले हैं। पहली चीज़ तो बैंक ये बताएंगे कि उनके सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर होने वाले नुकसान कितने हैं, उनके मार्क टू मार्केट लॉसेस कितने हैं, इन्हें विस्तार से एक बार बता चुके हैं। बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में अपना 85-86% पैसा रखते हैं जो जमा के जरिए आता है, और जब ब्याज दरें बढ़ती है तो बॉन्ड की कीमत गिरती है और उसका नुकसान बैंकों की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है यील्ड बढ़ने के साथ। उन्हें इस नुकसान के बारे में क्या वो करेंगे और कितना नुकसान है इसके बारे में उन्हें बताना पड़ेगा। दूसरी चीज़, उनके पूरे सिस्टम में कहाँ कहाँ ऐसी दरारें हैं एनपीए के तौर पर, कर्ज डूबने के तौर पर, उसके बारे में उस रिस्क की जानकारी देंगे। शुभ, पहली बार ऐसा हो रहा है जब सरकार इतनी तरह से खुलकर बैंकों से उनकी जोखिम और रिस्क के बारे में बता रही है। रिपोर्ट सार्वजनिक होगी कि नहीं होगी पता नहीं है, लेकिन संकेत ये हैं कि इसमें यह भी बताया जाएगा कि बैंकों से यह भी पूछा गया है कि उन्होंने शेयरों के अगेंस्ट जो लेंडिंग कर रखी है, स्टॉक्स के अगेंस्ट जो पैसा दे रखा, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। वही अगला सवाल था। और वो अडानी समूह के परिप्रेक्ष्य में है। और अंतिम बात है कि बैंकों से यह भी कहा गया कि वो ये बताएं कि वो इस समस्या से निपटने के लिए आगे क्या करेंगे और प्रदर्शन कैसा कर रहा है। सर, ये शेयरों के बदले जो कर्ज दिए थे, क्या ये वाकई बड़ी चिंता है बैंकों की? बड़ी चिंता है बैंकों की, क्योंकि पिछले सालों में बैंकों की शेयर अगेंस्ट लेंडिंग और बैंकों की कंपनियों की तरफ से शेयर प्लेज करने के प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। हम देख चुके हैं कि
पिछले 2-3 महीनों में ही अडानी समूह ने अकेले 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए का कर्ज वापस चुकाया है बैंकों को शेयरों के अगेंस्ट। और ये बहुत आम प्रक्रिया है भारत में कि अच्छी मजबूत बड़ी कंपनियां अपने स्टॉक्स को सिक्योरिटी के तौर पर, एसेट्स के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। और ये एक ऐसी एसेट होती है जब शेयरों की कीमत घटती है तो बैंकों को उससे होने वाला नुकसान होता है। और यहाँ बैंकों से ये कहा गया है इस बैठक में, जैसा संकेत हमें मिल रहा है कि उन्हें इस नुकसान के बदले प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। यानी प्रोविजनिंग का अर्थ यह है कि उन्हें अगर इसमें संभावित नुकसान होता है तो उसके लिए अपनी पूंजी से पैसा निकालकर अलग से रखना पड़ेगा। तो दो दरारें दिखी। एक दरार तो ये कि बैंकों के जो मार्क टू मार्केट लॉसेस हैं वो बढ़ रहे हैं उसको के लिए, और दूसरा शेयरों के अगेंस्ट लेंडिंग पर नज़र रखनी पड़ेगी। और इसका हिसाब भी शायद सरकार ने मांगा है बैंकों से और आरबीआई से भी मांगा है कि आखिर भारत के बैंकों ने किन किन कंपनियों में स्टॉक्स के अगेंस्ट कितने लोन दे रखे हैं। इसे दो सूत्र और पकड़ सकते हैं। एक सूत्र ये कि सरकार को कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारतीय शेयर बाजार में आने वाले समय में उतार चढ़ाव और गिरावट रह सकती है, और इस मोर्चे पर बैंकों को आने वाले समय में नुकसान और ज़्यादा उठाना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। सर, अगर कोई बैंक संकट में आता है तो उससे निपटने की क्या तैयारी है? बैंकों से दो चीज़ें कही गई हैं। बैंकों से कहा गया है कि अपने प्रोविजनिंग का हिसाब किताब ठीक रखें। उन्हें आमतौर पर जो बात पता चल रही है उस हिसाब से बैंकों को कम से कम दो अलग अलग नुकसानों के लिए पर्याप्त प्रोविजनिंग करनी होगी। एक नुकसान जो उनके मार्क टू मार्केट लॉसेस हैं, यानी जो उन्होंने बॉन्ड में निवेश किया है उसमें जो नुकसान हो रहा है उनके बैलेंस शीट में, इसके तरफ व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसके लिए पैसा रखना पड़ेगा। और शेयरों के अगेंस्ट जो नुकसान हो रहा है उसके लिए पैसा रखना पड़ेगा। और नतीजा के तौर पर आपको बैंकों के मुनाफे में गिरावट दिखाई देगी। तो यानी बैंकों ने इस बैठक में वित्त मंत्री से कहा भी है कि जो नए प्रोविजनिंग की कोशिशें आ रही, इससे बैंकों के मुनाफे में गिरावट की संभावना बनती दिखाई देगी। सर, कुल जमा अगर देखें तो अगर अभी आपको भारतीय बैंकों का परिदृश्य कैसा दिखाई देता है? दो बैठक के भीतर काफ़ी चर्चाएं हुई, अलग अलग जो सूत्रों ने बताया उस हिसाब से बैठक के भीतर बैंकों ने बड़ा खुलकर ये कहा कि दो तरीके के परिदृश्य हमें दिखाई देते हैं इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में, कि अगर इन्फ्लेशन स्टेबल रहती है, महंगाई की दर में बढ़ोतरी नहीं होती है और क्रेडिट की ऑफटेक बेहतर बनी रहती है, तो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। बैंक जितना मुनाफा कमा रहे हैं फिलहाल अपने क्वार्टर में उसे मेंटेन करके रख पाएंगे और जिस प्रोविजनिंग की नई रिक्वायरमेंट के लिए संकेत दिए गए उसको वो कर पाएंगे। लेकिन अगर इन्फ्लेशन हाई रहती है, बढ़ती रहती है और ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती रही है तो बैंकों को मार्क टू मार्केट लॉसेस यानी सरकारी बॉन्ड में निवेश पर होने वाला नुकसान भी होगा और उनकी जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो भी बढ़ती जाएगी, जिससे कि क्रेडिट की डिमांड या कर्ज की मांग भी कम होगी और इसके बाद उनके मुनाफों पर असर पड़ेगा। यानी बैंकों ने दोनों तरह से सरकार को अपनी परिस्थिति के लिए आगाह कर दिया है। और इसके साथ अब भारत के बैंकों में भी वो सारी गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं जिन गतिविधियों की पड़ताल के लिए किया गया। हालांकि इस बैठक में ये भी कहा गया कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम पूरी दुनिया में अन्य बैंकिंग सिस्टम की तुलना में मजबूत है, यहाँ पर स्ट्रेस की संभावनाएं थोड़ी सीमित हैं, लेकिन फिर भी जहां जो दरारें हैं वो दो बड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं, उन्हें कैसे भरा जाएगा इस पर हमारी नज़र लगातार रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। आईबीसी के तहत एसकेएस पावर को खरीदने के लिए अदानी ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज पीछे हट गए। 600 मेगावाट के इस पावर प्रोजेक्ट के लिए इन दोनों ग्रुप्स की तरफ से नई बोली नहीं दी गई है। दोनों के बीच पीछे हटने के बाद अब एसकेएस 5 कंपनियां एसकेएस पावर को खरीदने की रेस में है, जिनमें जिंदल पावर, एनटीपीसी और टोरेंट पावर शामिल है। रिलायंस कैपिटल की दूसरे दौर की नीलामी में बैंकों को डर है कि रिकवरी कंपनी की लिक्विडेशन वैल्यू से नीचे रहेगी। ऐसा डर क्यों है? क्योंकि नई नीलामी में हिंदुजा ग्रुप की तरफ से 8100 करोड़ रुपए से अधिक की बोली लगाने से मना किया गया, जबकि पिछली नीलामी में सबसे ज़्यादा 8640 करोड़ रुपए की बोली लगाने वाली टोरेंट फार्मा ने दूसरी नीलामी में भाग लेने से ही इनकार कर दिया है। मामला कोर्ट में था, अंतिम फैसला आना बाकी है। पहली नीलामी की अवधि खत्म होने के बाद हिंदुजा ग्रुप की तरफ से 9000 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, जिसे ध्यान में रखते हुए बैंकों ने नए सिरे से नीलामी कराने का फैसला लिया था। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने जितनी कीमत चुकाकर ट्विटर को खरीदा था उसके मुकाबले आधी से भी कम कीमत पर अपने कर्मचारियों को स्टाफ ग्रांट कर रहे हैं। मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदा था तो अपने कर्मचारियों को 20 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर स्टॉक दे रहे हैं। अमेरिका में एक खबर सिलिकॉन वैली बैंक से जुड़ी, उसको खरीदार मिल गया। अमेरिका का फर्स्ट सिटीजन बैंक सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदने में इंटरेस्टेड है, कारोबार खरीद रहा है उसका। अमेरिका की फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी एफडीआईसी से फर्स्ट सिटीजन बैंक सिलिकॉन वैली की करीब 110 अरब डॉलर की संपत्ति, 56 अरब डॉलर के डिपॉजिट और 72 अरब डॉलर के कर्ज सिर्फ 50 करोड़ डॉलर में खरीद रहा है। क्रेडिट स्विस जैसी स्थिति है, वहाँ भी वही था, यहाँ भी कौड़ियों के भाव एक और अमेरिका का बैंक तुल गया।
सर कोई टिप्पणी आपकी? और चलते चलते एक और इम्पॉर्टेंट खबर पेटीएम को लेकर, पेटीएम के एग्रीगेटर लाइसेंस को लेकर रिजर्व बैंक ने उसे फिर समय दिया है, पेटीएम को एग्रीगेटर। और किस्सा इसके पीछे ये है कि शायद पेटीएम को एग्रीगेटर लाइसेंस लेने से पहले केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि पेटीएम में विदेशी निवेश मौजूद है और आरबीआई के नियमों के तहत पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए कुछ और मंजूरियों की ज़रूरत है। एसवीबी बैंक की बिक्री बेहद कम आमतौर पर कौड़ियों के भाव हुई है। अमेरिका के बैंकिंग संकट में कई सारे नए पहलू जुड़ रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं अमेरिका के दोनों रेगुलेटर, फेडरल रिजर्व और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कि किसी तरह इस संकट को बढ़ने से रोका जाए, पर मझोले बैंक, छोटे बैंक काफ़ी चुनौती में और मुश्किल में है। ये संकट अभी तत्कालिक तौर पर थोड़ा सुलझने में समय लगेगा और भी कई सारे घटनाक्रम अमेरिका के बैंकिंग उद्योग में तेज़ी से बदल रहे हैं। इस पर हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी। चलिए अब आपको कल के हेलो मनी 9 की जानकारी दे दें। जैसा हमने आपको आज अपने मनी सेंट्रल की भी एक खबर में बताया कि डेट म्यूचुअल फंड लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक 31 मार्च तक आ जाएं। इस बीच आपके मन में भी ये सवाल होगा कि अब डेट म्यूचुअल फंड कितने काम के हैं, इनमें पैसा लगाएं ना लगाएं, वित्त वर्ष के जो दिन बचे हैं इनमें अगर कोई पैसा डेट म्यूचुअल फंड में लगाना है या डेट में रखना है तो यहाँ रखें कि बैंक एफडी में डाल दें, पीपीएफ में डाल दें। जिनमें पहले से फंड में निवेश है उनको निकाला जाए ना निकाला जाए। अगर आपके मन में भी डेट म्यूचुअल फंड से जुड़ा कोई भी सवाल है, ये नए फाइनेंस बिल में जो बदलाव आया इसके बाद अगर कोई भी सवाल है तो कल आप हेलो मनी 9 में जुड़ सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान होंगे नितेश बुद्धदेव, वो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। कल दोपहर 2 बजे से 9311121874 पर आप अपने सवाल भेजकर सीधे हमारे गेस्ट नितेश बुद्धदेव से बात कर सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड में बदलाव के बारे में पूछिए, अपना हर सवाल, हर शंका का समाधान दीजिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।